क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज अपनी करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में नया टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है क्या भारत मुद्रा का हेर फेर करता है या फिर इंडिया करेंसी मैनिपुलेटर है क्या। ऐसा यूएसए ने कहा है या उसकी एक वॉच लिस्ट है उसमें किया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस यूएसए के साथ में, जैसे लोग कहते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते होते जा रहे हैं और फिर भी यूएसए क्या है, धीरे धीरे कभी कभी जो है ये पिंच करता रहता है, हमें सुई चुभोता रहता है। तो क्या चक्कर है, क्या है, पूरी इस न्यूज में जानेंगे। अपना जो है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें एक चीज समझ लेना, जो करंट अफेयर है, जो संदर्भ है, जो कंटेक्स्ट हो तो बताया जा रहा है, साथ ही साथ जो बेसिक्स इससे रिलेटेड है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, ये सब भी इसमें बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत फायदा होगा। क्योंकि करंट अफेयर से यूपीएससी जो है आपका क्या करता है, बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है कि वो करेंसी मैनिपुलेटर किसने की, यूएसए ने करी, ये सब नहीं पूछ के वो पूछ लेगा कि बताइए करेंसी में एक्सचेंज जो है उसका घटाने से, बढ़ाने से, डिवैल्यू करने से, डेप्रिसिएशन करने से एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, ये पूछ लेगा। ठीक, इसलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, पहला चीज क्या है कि क्यों न्यूज में है करेंसी मैनिपुलेटर वाली बात। क्योंकि अभी हाल ही में संयुक्त यूएसए ने एक बार फिर से इंडिया को जो है संभावित, यानी कि आपका जो है पोटेंशियली क्वेश्चनेबल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज की वजह से फिर से संभावित मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है। ठीक, संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीतियां ये अपनाता है भारत। ऐसा कौन कह रहा है? यूएसए कह रहा है। और मुद्रा का हेरफेर यानी करेंसी मैनिपुलेशन करता है। और ऐसी एक उन्होंने बना रखी है निगरानी सूची या फिर वॉच लिस्ट। ये किस एक्ट के अंतर्गत है अभी बताऊंगा। और इसमें इंडिया को शामिल कर दिया है। इसी वॉच लिस्ट में चाइना भी है। समझ रहे हो किसके साथ हम लोग को जोड़ा गया है? चाइना अगर अभी आज के टाइम पे देखा है तो यूएसए का तो बहुत ही कट्टर विरोधी टाइप से, मतलब बनती नहीं है। जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और भारत, ठीक, ये शामिल हो गए हैं। ये है कि संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीति है, क्वेश्चनेबल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। ठीक, अब समझ लेते हैं कि बेसिक एक अभी डॉलर जो है, यूएस डॉलर इंडिया के करीबन 75 रुपए के आईएनआर से है। ठीक है, बराबर है। ठीक, अप्रोक्सीमेटली। अब अगर $1 आपके पास है, आप जाते हैं और उसको एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज कराते हो तो आपको कितना मिलता है? 75 रुपए मिलता है। या फिर आप 75 रुपए लेके जाओगे तो आपको $1 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? अब अगर कल को 80 रुपए हो जाता है $1 पे, तो बताइए कौन सी वैल्यू जो है, कौन सी करेंसी मजबूत हुई? बताइए। $1 मजबूत हुआ। क्यों? क्योंकि वो पहले आपको जो है एक के बदले 75 रुपए मिल रहा था और अब 80 रुपए मिल रहा है। वहीं आपका जो रुपी है वो कमजोर हुआ। ठीक, और यहां पे कमजोर होने की वजह से इसको बोलते हैं आपका क्या? डेप्रीसिएशन हुआ। क्या हुआ? डेप्रीसिएशन हुआ। और या फिर इसको क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास भी बोलते हैं। ठीक, मूल्यह्रास भी बोलेंगे आपका, है ना। इसी तरीके से आपका जो है अगर वैल्यू 75 की जगह 70 हो जाती $1 की उस पे, ठीक, तो यहां पे कहते हैं कि डॉलर कमजोर हो गया क्योंकि अब उसको कम वैल्यू मिल रही है आईएनआर में। ठीक, और ये जो एप्रिसिएशन हुआ यानी कि अभिमूल्यन, वो आपका रुपी का हुआ है, आईएनआर का। मतलब आईएनआर जो है वो मजबूत हुआ है। अब कम पैसे देके हमको $1 मिल रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये है तीन चीज, मतलब कैसे आपका ये हो गया डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास से अभिमूल्यन। साथ ही साथ ये जब जो है आपका मार्केट की वजह से होता है, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड यहां पे ट्रेड किस चीज का हो रहा है? करेंसी का हो रहा है। समझते हैं ना? तो आपका डॉलर की डिमांड है या कि आईएनआर की डिमांड है या फिर यूरो की डिमांड है, वॉट। ठीक, अगर ये मार्केट की वजह से हो रहा है, कोई ज्यादा डॉलर में कोई यूएस से चीज खरीद रहा है, अब चीज जब खरीद रहा है तो वो आईएनआर में थोड़ा ना खरीद पाएगा, उसको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो उसको डॉलर में पहले आईएनआर को कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो डॉलर खरीदता है, फिर सामान खरीद पाता है। ठीक है ना? तो इंपोर्ट करने के लिए जो है हमें उसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? आपके डॉलर की, इस वाले केस में। वैसे ही आपको जब एक्सपोर्ट कोई करते हो आप कोई चीज, तो क्या होता है, हम इंडियन रुपी आईएनआर में करते हैं। तो वहां पे वो बंदा जो है, मान लीजिए यूएस का कोई था, तो $1 को चेंज करके उसने मान लीजिए एक बर्गर खाया जिसकी 70 रुपए थी, तो $1 में उसको मिल गया। एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है वो अपने यहाँ। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, निर्यात कर रहे हैं।
ये वाली बात है। तो अब ये समझ लेना कि जब मार्केट फोर्सेस की वजह से डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास या फिर अभिमूल्यन होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक, मार्केट की वजह से हो रहा तो क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। और अगर इसको जो है फिक्स्ड कर दिया जाए, पहले ये होता था कि जो है जैसे चाइना ने इंडिया ने भी फिक्स किया है पहले शुरुआत में, आजाद होने के बाद, आजादी के बाद में, तो क्या है कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि 50 रुपए है ये आपका $1 पर। ठीक, तो इसमें मार्केट फोर्सेस क्या डिमांड है क्या नहीं, कुछ नहीं, हर डॉलर पे 50 रुपए देने हैं, ये था। और इन दोनों के बीच में जो आपका फ्लोटिंग है और ये फिक्स्ड है, दोनों के बीच में आपका होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो कि इंडिया में 1994 के बाद से चालू हो रहा है। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ्लोटिंग ही रहता है, लेकिन जब एक्सट्रीम आ जाती हैं चीजें, मतलब कि आपका $1 पे मान लो जो है रुपी हो जाए अभी 75 से गिर के मान लो 25 रुपए हो जाए। ठीक, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुई इसकी वैल्यू, एप्रिशिएट हुई ये रुपी की वैल्यू। याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है, क्योंकि अब क्या है, $1 के लिए हमें कम रुपए देना पड़ रहा है, और अगर वहीं 75 से 100 रुपए हो जाए तो क्या होगी वैल्यू, डेप्रिशिएट हुई है INR की वैल्यू। समझ में आ गई बात। तो इन दोनों में ही नुकसान है। क्यों, अगर हम जैसे एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कोई चीज जो है, शूज एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक, अगर हमारा एक्सचेंज रेट बहुत कम हो जाएगा, ठीक, पहले मान लीजिए जो है 100 रुपए का जूता था, एक आपका जो है जब डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन होने के बाद वैल्यू जो है 100 रुपए की है $1 पे। ठीक, $1 का जूता आप देते थे, जिस कोई एक शूज, पेयर ऑफ शूज, उसका $1 जो है रेट होता था, समझना बात। ठीक, तो अब जो है आपको कितने मिलते थे, 100 रुपए मिल जा रहे थे। जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जब भी डेप्रिशिएट होगी वैल्यू रुपी की, तो आपका जो एक्सपोर्टर है इंडिया से, उसको फायदा होता है। समझ में आई बात। ठीक, जब वो बेच रहा है तो इंडिया वालों को, जिसने एक्सपोर्ट किया, उसको 100 रुपए मिलते थे। अब अगर यही वैल्यू उठ के आपकी 25 रुपए हो गई, तो आपको देखो क्या हुआ, अब ये जूते की कीमत तो $1 ही है, समझना आप बात को। ठीक, जूते की कीमत तो $1 ही है। अब जो यूएस में बंदा है, वो $1 में 4 जोड़ी जूते खरीद सकता है, समझ रहे हो। तो यहां पे जो है एक्सपोर्टर्स को नुकसान है, लेकिन एक का नुकसान दूसरे का फायदा, जैसा कहते हैं। इंपोर्टर्स जो है वो क्या करेंगे, वो यहां से इंडिया में बनाने की जगह जो है कई सारी चीजें उनको सस्ती पड़ेंगी, तो वो इंपोर्ट करने लगेंगे। भाई यूएस वाला भी तो यही कर रहा है ना, पहले उसको $1 में एक जूता मिल रहा था, ठीक, और अब जो है उसको $1 में 4 जूते मिल रहे हैं। ये वाली बात है ना, 25 रुपए का हो गया। तो इसलिए अब जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तब आरबीआई क्या है कि वो किसी, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ एक्सपोर्टर्स को ही नुकसान हो या फिर इंपोर्टर को ही नुकसान हो, दोनों में एक बैलेंस बना रहना चाहिए, वाली बात है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर बहुत ज्यादा जो है जैसे 25 रुपए हो गई $1 पे, तो उस अब ये क्या हुई, यहाँ पे वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, एप्रिशिएट हुई यानी कि अभिमूल्यन हुआ है। तो जब आरबीआई करेगा इसको जो है, क्या कैसे क्या करेगा कि डॉलर बहुत कम हो गया है, ठीक, डॉलर बहुत ज्यादा हो गया है मार्केट में, तो इसीलिए वैल्यू जो है कम देनी पड़ रही है हमें। तो डॉलर जो आरबीआई के पास में है वो और जो है खरीदेगा, और जब आरबीआई डॉलर खरीदेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मार्केट में डॉलर की कमी होगी, और उसकी वजह से रुपए जो है फिर से थोड़ा सा वैल्यू क्या होगी, डी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे आरबीआई, इसको दोबारा सुन लेना, यहां पे आरबीआई क्या कर रहा है, अप्रिशिएट होने पे आईएनआर की वैल्यू को डी वैल्यू कर रहा है, यानी कि आपका अवमूल्यन कर रहा है, अवमूल्यन कर रहा है। और इसको उठा के ये 50 रुपए तक, या फिर जो भी उसको सही लगता है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों को फायदा हो, किसी को ज्यादा नुकसान किसी को ज्यादा भला ना हो, तो वहां तक लेके जाएगा। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये अब डी वैल्यू कर रहा है, ठीक है। और वैसे ही 100 रुपए होती, तो वहां से क्या करता, आपका वैल्यू आईएनआर की बहुत ज्यादा गिर गई है रुपीस की, ठीक, इंडियन नेशनल ये आईएनआर, तो क्या करेगा, उसको फिर रीवैल्यू करेगा, ठीक है। यहां पे आप एप्रिशिएट एप्रिशिएट नहीं बोलेंगे, यहां पे डी वैल्यू और रीवैल्यू जब भी आरबीआई करता है तब, ठीक। तो रीवैल्यू जब करेगा, यानी कि आपका जो है अधिमूल्यन, तब जो है आपका ये मान लीजिए 100 से इसको 75 या फिर 50 करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है, अब ये आपको सारी चीज समझ में आ गई। इसको क्या बोला, आरबीआई कभी कभार ऐसा करता है, जब बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हो जाए, एक्सपोर्टर इंपोर्टर नुकसान ज्यादा होने लगे, तब जो है इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो कई सारी चीजें आप लोग को इकोनॉमी के यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना।
एक्सचेंज रेट क्या है आपका, मैनेज फ्लोटिंग, फिक्स फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, कब मूल्यन एप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कब रिवैल्यू, कब जो है डिवैल्यू करते हैं, सारे चीजें एग्जाम्पल के साथ आपने समझे। ठीक, अब आगे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल यही है कि ये जो करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट है ये यूएस देता है उन कंट्रीज को जो कि अनफेयर तरीके से करेंसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। जैसे चाइना क्या करता है कि अपना जो है डॉलर के प्रति बहुत कम, मतलब अपनी वैल्यू को गिरा लेगा। ठीक, रनबीबी जो है, ठीक, रनमिनबी, और उसको गिराने की वजह से क्या है कि उसका एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, और सस्ते हो जाएंगे तो भाई ज्यादा लोग उसकी तरफ भागेंगे। तो इसलिए जो है कई लोग जो है अपनी वैल्यू को डिप्रिशिएट कर देते हैं डॉलर के प्रति, ठीक, उसके अगेंस्ट में। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, एक कंट्री करता है तो दूसरा भी करता है, जो दूसरा भी कर रहा है, कई लोग कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट पे निर्धारित है जिनकी इकोनॉमी, तो उसको क्या बोलते हैं, करेंसी वॉर भी बोलते हैं। ये एक नया एक और कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये मतलब जो भी अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस करते हैं, डिलिबरेटली अपनी वैल्यू जो है करेंसी को डी वैल्यू कर देते हैं। अब देखो डी वैल्यू यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है वर्ड यूज। क्यों? क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक कर रहा है, वहां का ये काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई की वजह से नहीं हो रहा। दिस प्रैक्टिस वुड मीन दैट द करेंसी इन क्वेश्चन इज आर्टिफिशियली, ठीक है, वैल्यू ताकि उसको एडवांटेज मिल सके, अनफेयर एडवांटेज आपका, वहीं एक्सपोर्ट बढ़ा सके अपना। ठीक, जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है और चाइना की इकोनॉमी, इन दोनों में फर्क समझ लो आप। इंडिया की इकोनॉमी है ग्रोथ लेड इकोनॉमी, ठीक, उसके बाद अगर हम बना सकें तो जो भी एक्स्ट्रा हो वो एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है ना, कंज्यूमर बेस्ड है, हम अपने यहाँ ही इतना, हमारे पास अभी खपत करने के लिए लोग हैं कि हमें जितना बनाते हैं उससे ज्यादा खप यही सब हो जाता है, ग्रोथ लेड इकोनॉमी है। यहाँ चाइना क्या है, ये एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट अगर नहीं होगा तो इनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। ठीक, दिस प्रैक्टिस। अब उसके बाद हो गया डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वुड रिड्यूस द कॉस्ट, और वहीं एक्सपोर्ट की कॉस्ट खत्म हो जाएगी और आर्टिफिशियली जो है रिडक्शन हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूएस वाले जो है इंडिया से या फिर चाइना से खरीदने लगेंगे जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएटेड है करेंसी की, और उसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए अब यूएसए है, अब ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस समझ लेते हैं। ठीक, यूएसए और चाइना है। यूएसए इसको जो है डॉलर के संदर्भ में समझ लेते हैं। यूएसए मान लो $100 का यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, और चाइना वहीं पे जो है आपका $150 का कर देता है एक्सपोर्ट। ठीक, तो अब यहां पे क्या है कि चाइना के लिए तो ट्रेड सरप्लस है, ठीक, ट्रेड अधिशेष है $50 का। ठीक, लेकिन यूएसए के लिए यहां पे ट्रेड डेफिसिट है। समझ में आ गई बात? एक एक चीज एम्फेसिस करके बता रहा हूं, ट्रेड डेफिसिट है $50 का। ठीक, एक का नफा एक का नुकसान, दूसरे का नुकसान वाली बात है। तो ये यहां पे अब क्या हो रहा है, अब यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, सस्ती दिख रही है लोगों को, तो यहां से खरीदना ज्यादा, तो इसकी वजह से अब यूएसए जो है नाराज हो गया है। और वो एस टाइप के जो लोग ये काम कर रहे हैं जबरदस्ती अपनी वैल्यू कम करके, उनको ऊपर क्या है, कह रहा है कि हम मतलब अपने, उनके एक लॉ है, इसका नाम है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड एनफोर्समेंट एक्ट ऑफ 2015। इसके तहत क्या है, मॉनिटरिंग लिस्ट बना देगा, और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। मतलब वही है कि ट्रेड कम करेगा, आपका जो है इंपोर्ट, क्योंकि यूएसए इंपोर्ट कर रहा है ना, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट के जो है ड्यूटी बढ़ा देगा, थोड़ा सा एंटी डंपिंग भी लगा सकता है, ये सारी काम करेगा। ठीक, अब इनके इस मॉनिटरिंग लिस्ट में, निगरानी सूची में लाने के लिए जो है इस एक्ट के अंतर्गत 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि लास्ट के 1 साल में या फिर 12 महीने में अगर किसी का से जो है आपका, जैसे इंडिया मान लो, यहां पे कंडीशन इंडिया और यूएसए को समझ लेते हैं क्वेश्चन में, तो इंडिया का जो है ट्रेड सरप्लस है, अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है आपका $20 बिलियन। $1 बिलियन करीबन 7400 करोड़ का होता है। अभी के जोड़ के 1000 से कर लेना, ठीक है। तो आपका जो है 74 है $1 पे, अभी 74 रुपए, तो 7400 रुपए हो गया, ठीक है। तो आपका जो है यहां पे $20 बिलियन से ज्यादा है पिछले 1 साल में। यहाँ यूएसए है, यहाँ इंडिया है। इंडिया जिसको यूएसए डालता है अपनी मॉनिटरिंग सूची में,
उसका ट्रेड सरप्लस है एक महीने में अगर $20 से ज्यादा, या फिर इंडिया के सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी के 2% से ज्यादा। ठीक, अगर मान लो कि इंडिया की जीडीपी 100 बिलियन की है, तो 2 बिलियन से ज्यादा अगर ट्रेड सरप्लस हो रहा है, मतलब जब ट्रेड यूएसए के साथ हो रहा है, वो मान लीजिए ट्रेड सरप्लस जो है यूएसए के साथ में, ट्रेड सरप्लस की बात हो रही है, पूरे ट्रेड की बात नहीं हो रही। ठीक, जितना कितना ज्यादा है इंडिया यूएसए से, कितना ज्यादा रख रहा है, जो अभी एग्जाम्पल में बताया था उस तरीके से। ठीक, मान लीजिए अगर इंडिया जो है आपका, दोनों के बीच में ट्रेड $4 बिलियन हो रहा है। ठीक, लेकिन उसमें से एक $1 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में यूएसए, लेकिन इंडिया जो है वो 3 कर रहा है, तो टोटल तो 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे $3 बिलियन हो गया, ये कहने की बात है। ठीक है, तो आपका जो है 2% अगर जीडीपी से ज्यादा है तो भी आपका जो है मॉनिटरिंग सूची लिस्ट में आ सकता है। इन तीन कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है कि परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन हो रहा है। ठीक, आपने पिछले 1 साल में या फिर 12 महीने में लगातार जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन करेंसी, मतलब यहां पे जो क्वेश्चन है कि आप यूएस डॉलर जो है खरीदते जा रहे हो, और इतना खरीदते जा रहे हो कि 2% कुल विदेशी मुद्रा की खरीद पिछले महीने में आपने सिर्फ डॉलर की, यूएस डॉलर की करने लगे। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप कमजोर बना रहे हो यूएस डॉलर, मतलब को मजबूत बना रहे हो यूएस डॉलर को, और अपनी करेंसी को कमजोर बना रहे हो, ताकि आपके एक्सपोर्ट्स गुड जो है ज्यादा सस्ते और ज्यादा लोग उस पर वो हो जाएं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी 2 कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका जो है इस मॉनिटरिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। इंडिया के केस में पहला और तीसरा वाला जो है वो हुआ है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए पैरामीटर जो यूज हुए हैं उससे रिलेटेड वंस ऑन, अब जो भी मॉनिटरिंग लिस्ट में आ जाएगा, इकोनॉमी विल रिमेन देयर फॉर 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट, जब तक ये निकाली जाएंगी तब तक रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि रिपोर्ट आई आपने कम कर लिया, मतलब अपना जो है फिर से रिवैल्यू कर ली करेंसी को, और फिर आपने देखा जैसे ही कि थोड़ा टाइम हुआ फिर बढ़ा ली। तो 2 रिपोर्ट, ताकि थोड़ा स्थायी रूप से रहे। और एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑल्सो ऐड एंड रिटेन मॉनिटरिंग लिस्ट एनी मेजर यूएस ट्रेडिंग पार्टनर अकाउंट फॉर द लार्ज एंड डिस्पोज, मतलब उनको भी रिटेन करेंगे मॉनिटरिंग लिस्ट में जो बहुत ही ज्यादा यूएस के साथ में इनका ट्रेड डेफिसिट, जिसके मतलब यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, यूएस ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, बस ये सिंपल बात है। यहाँ पे इंडिया को क्यों इसमें डाला गया है, क्योंकि इंडिया ने पहला और दूसरा जो है वो कर दिया था। पहले में ये था कि ट्रेड सरप्लस इंडिया का करीबन $20 बिलियन जाता था 2020-20 में, अगर देखा जाए तो $22 बिलियन हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया यूएस के अगेंस्ट में। और अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक ये भी देखा गया है कि इंडिया के नेट परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीलरेटेड 2019 में सेकेंड हाफ से जो है हमने परचेज करना, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करना स्टार्ट कर दिया ज्यादा से ज्यादा, और उसमें भी हमने 64 बिलियन डॉलर तो यही खरीदा अपना। ठीक है, जो कि हमारे 2.4% ऑफ जीडीपी, और 2% की बात अभी पीछे मैंने बताई थी कि आप किसी भी करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को खरीदते हो, और यहाँ पे अगर यूएसए का देखा जाए तो वो खरीद रहा है, तो क्या है कि ये 2.4% हो गया, 2% से ज्यादा हो गया, तो भी तीसरा वाला जो पैरामीटर था वो क्रॉस हो गया। तो इन दोनों की वजह से जो है इंडिया को रखा गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इंडिया पहले भी देखिए 2018 में भी कर दिया गया था, लेकिन मई 2019 में निकाल दिया गया था। ठीक, और लेकिन अब जो है फिर से आ गया इसका नाम इंडिया का अपने, और चाहे तो लगातार बना हुआ है बिल्कुल। ठीक है, और डेजिग्नेशन, अब होता क्या, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, करेंसी मैनिपुलेटर पे अगर किसी को भी डेजिग्नेट कर दिया गया है तो उसको इमीडिएटली जो है पेनल्टी भी नहीं लगेगी। ठीक, वॉच लिस्ट पे आने पे इमीडिएटली पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ, उसके जो है अगेंस्ट में कॉन्फिडेंस बाकी कंट्रियों का, यूएसए का, सबका कम हो जाता है। तो हो सकता है कि लोग उससे ट्रेड करना थोड़ा कम कर दें। ठीक, तो अब हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या सीखा, एक्सचेंज रेट सीखा, और डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या है, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या होता है, एक्सचेंज रेट जो है किस तरीके से सेट करता है, या तो मार्केट या फिर फ्लोटिंग हो गया। ठीक, आपका जो है फिक्स भी हो सकता है, और तीसरा जो है मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और साथ ही साथ जो है क्या अभी सिनेरियो है, कंटेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा ये टफ है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मुझे थोड़ी सी आप लोग से बात करनी है। कई लोग को दिक्कत आ रही है मेरे क्वेश्चन पूछने से, यूट्यूब पे कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आप जितना बताते नहीं हो उससे ज्यादा पूछ रहे हो। तो क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि मैं जितना बताता नहीं उससे ज्यादा पूछता रहता हूं क्या?
और मतलब क्या आप लोग जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे मालूम है वो खाली स्पून फीडर्स हैं, उनको खाली स्पून में जो है चम्मच में करके उनको पिलाते रहो, उनसे कुछ मत पूछो कि उनको कितना समझ में आया। क्या मैं आप लोग से ये ना पूछूं कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं ये सिंगल जो है प्लेटफॉर्म नहीं बना चाहता हूं, मैं से वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहता हूं मैं यहाँ पे, मैं चाहता हूं टू वे कम्युनिकेशन हो, लेकिन इस तरीके से कम्युनिकेशन मैं चाहता हूं आप लोग आंसर जो मैं बता रहा हूं उससे आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप लोग को बताओगे ना मुझे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि आप सर जितना ज्ञान देते नहीं उससे ज्ञान ज्यादा मांगते रहते हो, हम यहाँ ज्ञान देने नहीं, हम ज्ञान लेने आते हैं। मतलब ये मुझे मालूम है सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनकी उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर उनको ज्ञान मतलब थोड़ा सा भी कितना समझ में आया ये भी बताने में दिक्कत है तो आप वहां से बिल्कुल जा सकते हो, कोई आपकी जरूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व किस तरीके से है, खाली स्पून फीडिंग करना, खाली जो है आपको बैठ के थाली में परोस के रहते हो, ये चीज मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप लोग को अगर मैं क्वेश्चन 2 बार 2-3 चीजें बताऊंगा और ज्यादा ही बताता हूं ऐसा नहीं है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा भी, ताकि आपकी भी माइंड की एक्सरसाइज हो, आपकी भी तैयारी हो असल वे में। ठीक, खाली ये नहीं कि आपको स्पून फीडिंग कराते रहे। तो इसीलिए आज क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि नेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या फिर जो है इसके अलावा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये कमेंट में आप लोग को बताना है, जरूर बताएं। और जिनको लगता है कि उनको ज्ञान यहां से उनसे लेके मैं बहुत बड़ा नुकसान करते रहूं, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो वो लोग प्लीज जो है ये वीडियो स्किप करके निकल सकते हैं प्लीज। ठीक, तो जय हिंद जय भारत है। हम लोग का एक 15 दिसंबर से यूपीएससी का ग्रुप चालू हो चुका है 2021 के लिए, और ईपीएफओ का 22 दिसंबर चालू होने वाला है। आप लोग 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।